तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया था। टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपसे दो टाइप पढ़ाया होगा, एक है होमोजेनस इक्विलिब्रियम और दूसरा था हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? मैंने बताया होमोजेनस इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जहां पर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सारे के सारे किस फेज में होने चाहिए? सेम फेज में होने चाहिए, चाहे वो गैसियस फेज हो, चाहे वो सॉलिड फेज हो या फिर लिक्विड फेज हो। वेरएज हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम वहां एस्टैब्लिश होता है जहां पर सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो कौन से होने चाहिए? या सॉलिड या लिक्विड या गैस, तीनों में से कुछ भी हो जाए तो उसको हम लोग हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी वैसे रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हेडिंग डालें लॉ ऑफ मास एक्शन। हेडिंग डालें लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन के बाद फिर हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखना स्टार्ट करिए। दिस इज द लॉ which was proposed by Guldberg and Wedge. This is the law which was proposed by Guldberg and Wedge, Guldberg, Guldberg and Wedge, WAAGE, Wedge, in the year 1864. In the year 1864, 1864 में ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक लॉ दिया गया, जिसमें क्या कहा गया उसको ध्यान से पहले लिखते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फुल स्टॉप देके आगे लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate at which substance react is directly proportional to its active masses and the rate at which a chemical reaction proceeds, a chemical reaction proceeds is proportional to the product of active masses, is proportional to the product of active masses of reacting substance of active masses of reacting substance each raised to reacting substance each raised to the power of stoichiometric coefficient, each raised to the power of stoichiometric coefficient of that species in a chemical reaction. मैं वापस एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। According to this law, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active masses, and the rate at which a chemical reaction proceeds is proportional to the product of active masses of reacting substance, with each term raised to the power of stoichiometric coefficient of that species in a chemical equation. Done? ये समझ में आ गया? बस वहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो रेज कर रहे हैं हम पावर, वो उसके किसके प्रेस कर रहे हैं? उसके कंसंट्रेशन टर्म पर। चलिए अब इसको समझते हैं, ये लॉ ऑफ एक्टिव मास को समझते हैं क्या कह रहे हैं। सपोज करिए कोई एक रिएक्शन है जहां पर स्मॉल ए इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो जब कभी भी कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जहां पर दो रिएक्टेंट हैं और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब आप इसे बैलेंस कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो आगे कोफिशिएंट है वो बैलेंस्ड। अब जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखवाया था, याद होगा आपको लास्ट क्लास में, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O, ऐसा कुछ लिखवाया था, ध्यान आ रहा है? ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है?
2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो जैसे यहां पे अलग अलग रिएक्टिंग स्पेसीज का जो बैलेंस करने के बाद उसके सामने आपने जो नंबर लिखा है दैट इज ओनली कॉल्ड एज रिएक्टिंग स्पेसीज का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब अगर एक जनरल रिएक्शन मैं लिख रहा हूं जहां पर A प्लस बी इज गिविंग मी C प्लस डी, तो यहां पर ये A B C D ये चारों क्या है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इसी अनुसार आप जब किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं तो वहां पर आप रेट लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, व्हेन यू राइट अ रेट यू विल राइट रेट इज इक्वल टू या रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B, where A and B are what? A and B are stoichiometric. No, not this small a and small b. I am talking about these two A and B. A and B are the concentration of reacting species. अब अगर आप एक एक करके उस पूरी लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, according to this law, the rate at which a substance react is directly proportional to the active masses, and the rate at which a chemical reaction proceeds is proportional to the product of active masses of reacting species. तो ये जो लिखा है ये क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके एक्टिव मासेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये रेट जो है आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज के हिसाब से लिखा, तो रेट इज इक्वल टू दिस के पावर A एंड दिस के पावर B। अब रेट को अगर आप इस रेट को अगर आप इज इक्वल टू साइन लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के सामने, तो चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन दिखा रहा है तो यहां पर जो कांस्टेंट बनेगा उसे क्या बोल रहा हूं, KF बोल रहा हूं। तो KF किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर B। दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप इस इक्वेशन से दिखा सकते, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। अब अगर इसी के लिए मैं लिखना चाहूं, सपोज ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं रेट RF लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, सम कांस्टेंट KF कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर 1। लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए, यहां लिखेंगे दिस इज KF इज इक्वल टू H2 के पावर 2 इंटू O2 के पावर 1। क्यों, आपने फॉरवर्ड रिएक्शन का जब रेट लिखा है तो वहां पर एक कांस्टेंट लगेगा जो कि कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो भी आपने कंसंट्रेशन ले रखा है, यहां पे H2 गैस था तो H2 गैस का कंसंट्रेशन के पावर 2 और यहां पे O2 का कंसंट्रेशन के पावर 1। तो इस तरह से आपने स्टोइकियोमेट्री वहां पर डाल रखा है। अगर मान लीजिए मुझे इसका बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है, तो ये तो RF लिखा हुआ है, अगर मुझे RB लिखना है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ये कब कहलाएगा, जब हम क्या कह रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर ये इस प्रकार से आप इसको रिएक्टेंट मानेंगे और इसको प्रोडक्ट। वेराज जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन मान रहे थे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आपने इसको क्या मान रखा है, इसको आपने माना है रिएक्टेंट, और ये आपके लिए क्या था, प्रोडक्ट था। ये लॉजिक क्लियर है, तो ये क्लियर होना चाहिए तभी ये समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां से अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D, वेयर C and D आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड कैपिटल C एंड कैपिटल D आर द कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को अगर इज इक्वल टू लिखेंगे तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में बदलेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। फॉरवर्ड वाले का कांस्टेंट को KF बोला तो बैकवर्ड वाले को क्या बोलेंगे, KB बोलेंगे, और ये हो गया C के पावर C इंटू D के पावर D। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं। अगर इसी का मैं बैकवर्ड रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, RB इज इक्वल टू K टाइम्स B कंसंट्रेशन ऑफ H2O के पावर होल ट्वाइस। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एग्जांपल उसके नीचे लिख लीजिए, ये फॉर्मूला डाल लीजिए उसके नीचे और एक एग्जांपल डाल लीजिए वहां पे। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वैसे कुछ कुछ तरीका होता है जिससे हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। अब ऑब्वियस है भाई, 1 2 3 4 चीजें हैं, इसमें से कोई 3 दिया होगा तो अगला निकल जाएगा। अगर ये दिया हुआ है, ये दोनों आपको पता है तो ये निकाल लेंगे।
ये नहीं दिया हुआ, ये और ये तीनों दिए हुए हैं तो ये निकाल लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको क्या निकालना है, जो बोलेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। और याद रखिएगा, ये जो आपने इसको लिखा है, ये जो आपने इसको लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हम लोग लिखते हैं? These all are written only for gaseous substance, सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए लिखेंगे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड्स के लिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां तक लिख लिया है, उसके नीचे एक नोट डाल के लिखिए। एक्टिव मासेस एक टर्म आप देख रहे होंगे जिसका मतलब आपको नहीं बताया, व्हाट इज एक्टिव मास। किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, राइट। एक्टिव मासेस ऑफ प्योर सॉलिड, एक्टिव मासेस of pure solids and liquids, active masses of pure solids and liquids are taken as unity. Active masses of pure solids and liquids are taken as unity. ये बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं कि मैंने कहा अगर गैस है तभी हम लिख रहे हैं, अगर सॉलिड या लिक्विड होता तो नहीं लिखते। नहीं लिखने का क्या मतलब है? नहीं लिखने का मतलब है उसकी कंसंट्रेशन या उसकी एक्टिव मास क्या होती है? 1 होती है। यूनिटी मतलब 1। तो अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड आ रहा होगा तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? उसका एक्टिव मास 1 ले लेंगे, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। पर गैसेस के लिए आप एक्टिव मास 1 नहीं मान सकते, एक्टिव मास डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं पर सॉलिड या लिक्विड आ जाए तो वहां पर उसका एक्टिव मास क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। हाँ, गैसियस स्टेट के लिए वैलिड है क्योंकि इनकी रैंडमनेस कम होती है, रैंडमनेस कम होती है। सेकंड पॉइंट लिखें, अच्छा उसी में कंटिन्यूएशन में लिखें, बिकॉज देयर कंसंट्रेशन, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेंसिटी, देयर कंसंट्रेशन या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेंसिटी रिमेन्स, देयर कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेंसिटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द रिएक्शन, सेम थ्रू आउट द रिएक्शन। तो थ्रू आउट द रिएक्शन उसका कंसंट्रेशन या डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट रहता है, इसलिए आप उसके एक्टिव मास की वैल्यू को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। क्लियर? चलिए हेडिंग डालें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन? ये एग्जांपल लिख लिए थे ना, ये एग्जांपल लिख लिए थे। चलिए अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की भी कोशिश करिएगा कि अब हम लोग इक्विलिब्रियम पे जब इस रिएक्शन को लिखते हैं तो कल की क्लास में मैंने आपको परिभाषा बताया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? The rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। कल की क्लास में अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो, मैंने आपसे बताया था कि इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम हो गया तो आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर ऐसा हुआ क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैं लिख रहा हूं KF कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A के पावर A इंटू कैपिटल B के पावर B इज इक्वल टू, यहां पे आप क्या लिखेंगे? KB कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C के पावर C इंटू कैपिटल D के पावर D। अब KF बाई KB, KF बाई KB अगर मैं लिखूं तो KF बाई KB लिखूंगा तो क्या आएगा? KF बाई KB लिखूंगा तो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर D होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर B। और इसी KF बाई KB को हम लोग क्या बोलते हैं? KC बोलते हैं। वेयर KC इज व्हाट? KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो अभी एक रिएक्शन बताऊंगा, उस रिएक्शन से हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। और इसको KC बोलने का क्या लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सेइंग इट KC?
सी क्यों बोल रहे हैं? के मीन्स कांस्टेंट। सी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हमने इसे डिफाइन किया हुआ, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? केसी बोल रहे हैं। अगर केपी बोलूंगा तो क्या होगा? प्रेशर। अगर प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? केपी बन जाएगा। कहां से ये थॉट आ रहा है कि हम केसी को केपी में भी लिख सकते हैं? क्योंकि हम केसी किसके लिए लिख रहे हैं? सारे के सारे गैसियस सब्सटेंस के लिए, और गैसियस सब्सटेंस के लिए तो प्रेशर भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में भी आप गैस को डिनोट कर सकते हैं, इसलिए आप केसी को केपी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखें, स्टेटमेंट लिखें पहला, जो आपने पहला स्टेटमेंट ये लिखा होगा ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। एट अ गिवन टेम्परेचर, the value obtained at a given temperature, the value obtained by dividing the product of concentration of reaction, at a given temperature, the value obtained by dividing the product of concentrations of reaction product, concentration of reaction product raised to their stoichiometric coefficient, in a balanced chemical reaction, in a balanced chemical equation या reaction, stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction by the product of concentrations, of reactant raised to the individual stoichiometric coefficient, concentration of reactant raised to the individual stoichiometric coefficient is constant, मैं एक बार वापस से पूरा रिपीट कर दे रहा हूं। एट अ गिवन टेम्परेचर, the value obtained by dividing the product of concentrations of reaction product raised to their respective stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation या reaction by the product of concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient is constant। अब क्या बोला? यही बोला है, थोड़ा लंबा बोल दिया पर बोला यही है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा। उन्हें कहा कि प्रोडक्ट किसका निकालना है? रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिला है मुझे, उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को ऊपर लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ जो रिएक्टेंट में है, रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लिख दें आगे, दिस इज ओनली कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज ओनली कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज ओनली कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? तो ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसके अंदर इनका जो रेशियो है, ये जो केसी आपने लिखा है, दिस केसी इज ओनली कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लिख दें, दिस केसी इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? दिस कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया क्या? मैं वापस से एक बार समझाऊं। यहां तक समझ में आ गया? किसी भी
तो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो केएफ और केबी कैसे बराबर होंगे? ये तो रेट बराबर होगा ना, सारे कंसंट्रेशन सेम थोड़ी हैं। 4 एग्जाम्पल, कल तो 3 एग्जाम्पल दिया था ना, वहां पे सबका कंसंट्रेशन सेम ही था क्या? 3 केस में से एक केस ऐसा था जहां पे कंसंट्रेशन सेम हो रहा था, पर ये तो सब अलग अलग होंगे, और अलग अलग होने के कारण एबीसीडी जो छोटा है वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जरूरी ना सारे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम ही हो जाए, सब तो अलग अलग होंगे। तो फिर ये सब तो अलग 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 है, अगर ये सारे अलग अलग हैं तो फिर केबीएफ केएफ कैसे बराबर हो सकता है? संभव नहीं है। रेट दोनों का कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने यूज किया है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन वो तो कांस्टेंट नहीं है ना। रेट एफ तो दिस इज द रेट एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दिस मच एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दिस मच, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो ये दोनों बराबर हुए, तो अभी ये कहां लिखा हुआ है कि केएफ केबी के बराबर होगा? केएफ केबी के तब बराबर होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी मस्ट बी इक्वल टू सी रेज टू द पावर सी एंड डी रेज टू द पावर डी। तब तक ये दोनों टर्म बराबर नहीं होंगे, तो केएफ केबी कैसे बराबर हो जाएगा? और वो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेकेंड वाले केस में भी वो बैलेंस ऐसा हुआ कि दोनों का स्टाइकियोमेट्री भी सेम है, स्टाइकियोमेट्रिकली भी दोनों सेम है, मतलब दोनों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो उसकी स्टाइकियोमेट्री भी सेम हो गई। इन दैट केस ये दोनों बराबर होंगे, तब केएफ केबी के बराबर हो सकता है। एज सच केएफ केबी के बराबर नहीं है, केएफ केबी का जो रेशियो है केएफ बाई केबी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और केएफ केबी कैसे आया, मेरे ख्याल से डेरिवेशन से आपको लॉजिक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिखिए ताकि आपको और फर्दर क्लैरिफिकेशन आए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। केसी के लिए आप इन सारे रिएक्शंस के लिए आप केसी की वैल्यू लिखें, केसी की वैल्यू आप इन सारे रिएक्शंस के लिए लिखें। पहला, ट्वाइस ऑफ NaOCl गैस, फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ NaOCl गैस is in equilibrium with twice of NO gas plus Cl2 गैस। ये आपको, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, ट्वाइस ऑफ Cu कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस ऑफ दिस, ये सॉलिड स्टेट में है, इज इन इक्विलिब्रियम विथ कॉपर ऑक्साइड विच इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट along with कॉपर ऑक्साइड के साथ साथ मुझे मिला है 4 टाइम्स NO गैस और साथ में मुझे मिला है O2, O2 गैस। इन दोनों के लिए आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, लिख के दिखाइए। इसमें 1 ही लेंगे क्या सॉलिड का? हाँ, सॉलिड का तो यूनिटी ही लेना है, और उसके बाद एक और लिखना है आपको। इन दोनों का लिखें पहले, फिर तीसरा लिखवाता हूं, या मैं क्वेश्चन तीनों ही लिख देता हूं, उसका एक एक करके देख लेंगे। थर्ड इज Fe3 प्लस एक्वस प्लस थ्राइस ऑफ OH माइनस एक्वस इज इन इक्विलिब्रियम विथ FeOH होल थ्राइस, दिस इज सॉलिड। आपसे कह रहा है कि इसके लिए भी आप क्या लिखें, केसी का एक्सप्रेशन लिखें। कैपिटल ए मतलब कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? क्या चीज? कैपिटल A C D E कैसे निकालेंगे? नहीं, निकालना कहाँ है, निकालने थोड़ी कह रहा, वो तो कह रहा बस आप ये एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो। आपसे ये थोड़ी कह रहा कि तुम ये पूरा केसी का वैल्यू बताओ, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ठीक से। क्वेश्चन लिखा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यू हैव टू ओनली राइट द एक्सप्रेशन। आपको वो पूरा वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है। ओनली यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन, दैट्स इट। आपको वो वैल्यू नहीं निकाल के बतानी कि केसी की क्या वैल्यू हो रही है, वो पढ़ेंगे आगे, अभी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपसे कह रहे हैं कि भाई बताओ कि इसकी केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी।
अब केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी उसको एक एक करके चेक करते हैं। हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर केसी। ध्यान से देखिए, पहले वाले के लिए जब आप केसी लिख रहे होंगे तो केसी का फॉर्मूला बनता है, जो भी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, जैसे NO की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्री इनटू दूसरा वाला जो भी आपका प्रोडक्ट है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, दैट इज Cl यहां पे बना है, Cl गैस, Cl2 गैस, और इसकी पावर 1 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, होल डिवाइडेड बाई ये क्या है NOCl, दिस इज NOCl, इसके कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। ये समझ में आएगा कि सबको कि इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा? सबको क्लियर है? इसका एक्सप्रेशन ऐसे ही आएगा। डन है? कोई डाउट है इसमें कि इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे? कैसे लिख रहे हैं? आपने केसी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ध्यान करना है। केसी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट में है रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्री होल डिवाइडेड बाई जो भी रिएक्टेंट पे है रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्री, यही है उसका फॉर्मूला। अब यहां पर प्रोडक्ट में कौन कौन है? ये दो चीजें प्रोडक्ट में है, ये और ये प्रोडक्ट में था, तो प्रोडक्ट ऊपर लिखे रेज टू दी स्टाइक्योमेट्री होल डिवाइडेड बाई जो आपको बेस में लिखा हुआ है, बेस में क्या है? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्री। पहला मेरे ख्याल से क्लियर है। फर्स्ट NO4O2, एक मिनट, Kc इज इक्वल टू NO4O2, क्योंकि बाकी सारा वन के पावर पे तो कैंसिल। ये किस किसने लिखा है? ये पहले लिखे थे लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, वो वन यूनिटी ले लिया सारे। तो अब इन लिखेंगे तो ऐसे ही, इसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, और फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या लिख के आएगा? NO2 के पावर 4 इंटू O2 के पावर 1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Kc। यही आपका क्या होगा? वैल्यू ऑफ Kc होगा। ये समझ में आ रहा है? क्यों हमने इन दोनों को 1 क्यों कर दिया? क्योंकि नोट्स में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, नोट डलवा के क्या लिखवाए? एक्टिव मासेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी माने 1। तो जो सॉलिड होगा और जो लिक्विड में होगा उसके एक्टिव मास को क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। इसलिए हमने इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, और Kc किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। ये लॉजिक क्लियर है? सेकंड वाला भी क्लियर हो गया? राइट दी थर्ड वन। 1 आ रहा है? अच्छा, अभी पहला और दूसरा सबका हो गया क्लियर? लॉजिक भी क्लियर है? क्यों ऐसा आ रहा है? रटना नहीं है, क्योंकि कौन सा एग्जाम में आने वाला है हमें नहीं पता, तो इसे रटना नहीं है, सीखना है कि कैसे लिख रहे हैं। पहला मिटा दूं, दूसरा भी मिटा रहा हूं, ठीक है? चलिए तीसरा का देखते हैं। तो सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, नॉर्मल जो हमने पढ़ा है। केसी ऐसे लिखेंगे, FeOH होल थ्राइस रेज टू द पावर 1 होल डिवाइडेड बाई Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 इंटू OH माइनस रेज टू द पावर 3। यही लिखें। अब ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बाकी नीचे वाले 1 नहीं होंगे। क्यों 1 नहीं होंगे? चार्ज नहीं है। उसने बोला है, फिर से वापस जाइए स्टेटमेंट को फिर से अच्छे से पढ़िए। एक्टिव मासेस ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड। वो प्योर को अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन दैट वर्ड प्योर। एक्टिव मासेस ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड, नोट डाल के लिखवाए ना एक पॉइंट आपको। एक्टिव मासेस ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड। प्योर मतलब सिर्फ सॉलिड या सिर्फ लिक्विड। एक्वस फॉर्म मतलब सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड इज मिक्स्ड विद सम वाटर, तो वो फिर प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर लिक्विड, वाटर लिक्विड में रहेगा तब उसके लिए 1 लेंगे। कोई सॉलिड है उसके लिए 1 लेंगे, पर एक्वस है तो उसके लिए फिर 1 नहीं होगा। क्लियर? वहां पे उसका कंसंट्रेशन हम लोगों को लिखना पड़ेगा, और तब हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन Fe3 प्लस रेज टू द पावर 1 OH माइनस रेज टू द पावर 3। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर द लास्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं? लास्ट एक और एग्जाम्पल लिखें, उसका खुद से लिख के दिखाइए। I2 सॉलिड
लास्ट एक एग्जांपल खुद से करें। I2 सॉलिड, ये समझ में आ गया ना कैसे किया, ये वाला कैसे किया, ये सॉलिड था, इस सॉलिड के लिए क्या मान लिया 1, बट इन दोनों का कंसंट्रेशन रहेगा, तो नीचे हमारे पास दो टर्म रह गया, एक के पावर 1 था, एक के पावर 3 था, बिकॉज इसके रेज टू द पावर 3 है और इसके रेज टू द पावर 1 है। एक्वस को हम लोग 1 नहीं मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अब गैसियस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे निकालते हैं? तो जैसे ही गैसियस सिस्टम आता है, जैसे ही गैसियस सिस्टम आता है, वहां पर क्या गैस के जगह पे आप कंसंट्रेशन की वैल्यू की जगह पे प्रेशर यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि गैस में आपने गैसियस पूरा स्टेट एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, PV = nRT, और वहां पे आपने कहा कि भाई मोल्स जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मोल्स और प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो प्रेशर का टर्म मोल्स के टर्म्स की जगह पे आसानी से लिखा जा सकता है। लिखें, व्हेन ऑल द प्रोडक्ट and reactant of a reaction, when all the product when all the products and reactants of a reaction are in gaseous state, ध्यान रखिएगा, जब ये गैसियस स्टेट में होते हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं। कब? जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे, तभी आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। When all the products and reactants of a reaction are in gaseous state, their concentration is expressed in terms of partial pressure. Their concentration is expressed in terms of partial pressure. पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आप उसको लिख सकते हैं। इक्वेशन ये लिख लीजिए, और जो पहला वाला रिएक्टेंट है उसके लिए पार्शियल प्रेशर PA, इसके लिए पार्शियल प्रेशर PB, इसके लिए पार्शियल प्रेशर PC, और इसके लिए पार्शियल प्रेशर PD। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। डाल्टन के लॉ में पार्शियल प्रेशर में क्या पढ़ाया गया था? ध्यान है? व्हाट वाज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? अगर एक कंटेनर में नॉन रिएक्टिव गैसेस रखे हुए हैं, क्या रखा हुआ है? अगर एक कंटेनर में नॉन रिएक्टिव गैसेस रखे हुए हैं, तो हर इंडिविजुअल गैस का जो अपना एक प्रेशर है, उसका सम करने पर उस पूरे कंटेनर का प्रेशर निकल के आता है। दैट इज टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ ऑल दी partial pressures PA plus PB plus PC plus PD when all the gases A, B, C, D are non-reactive। ये कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। जब ये नॉन रिएक्टिव होंगे तभी आप इसको क्या कर सकते हैं? इसका पार्शियल प्रेशर, तभी आप इसका पार्शियल प्रेशर कैसा लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD के बराबर लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया पूरा? हाँ, पहले जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे, ये भी तो सिर्फ गैसेस के लिए, सिर्फ गैसेस के लिए नहीं था ना, वहां तो सॉलिड भी था। सॉलिड के लिए आप एक्टिव मास को यूनिटी मान ले रहे थे, वहां ऐसा नहीं था कि सॉलिड नहीं था, सॉलिड था। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा था, पर आपने एक्टिव मास और सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए क्या मान लिया? 1 मान लिया। पर ये सिर्फ वहीं वैलिड है जहां सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? गैसियस स्टेट में ही है। दोनों का रिजल्ट अलग आएगा, ऑब्वियसली अलग अलग आएगा। जब 1 मान लिए तो 1 मान लिया मतलब आपने कुछ तो माना है। अब यहां पर अगर आप किसी एक को अगर नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर ही खत्म कर दिया। पार्शियल प्रेशर खत्म कर दिया तो मतलब अब 4 टोटल, अगर 10 ATM होना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, सब मिलाकर 10 होना। अगर किसी एक को खत्म कर देंगे तो 9 ही होगा। 10 कैसे हो पाएगा? तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? अलग अलग है। यहां पर प्रेशर है, दोनों का समेशन टोटल प्रेशर के बराबर हो रहा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? तो ये समझ में आ गया। ये पार्शियल ये बात किसने कही है?
ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये किसने कहा है? ये वाज टोल्ड बाय डाल्टन। इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं? किसी एक कंटेनर में अगर चारों के चारों या जितने भी गैसेस हैं सबके सब क्या है? नॉन रिएक्टिव है, तो हर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर का जो सम है वो टोटल प्रेशर के क्या होता है? बराबर होता है। ये पहली बार किसने बताया हमें? डाल्टन ने बताया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसको जब हम लोग, अगर मैं इसका केसी लिखूं तो केसी कैसे लिखूंगा जरा बताइए? इस एक्सप्रेशन के लिए केसी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी, यही लिखेंगे। अब अगर मैं इसका केपी लिख रहा हूं, केपी लिखते वक्त सिर्फ क्या बोला उसने? आप कंसंट्रेशन की जगह किसको रख दीजिए? पार्शियल प्रेशर को। तो कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लिख रहे हैं? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर बी के पावर बी होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर सी के पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर डी के पावर डी। तो अब ये केपी जो हो गया वो इसके टर्म्स में आपने लिख दिया। वेयर एबीसीडी आर व्हाट? द स्मॉल एबीसीडी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो आप केपी का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी। प्रेशर वाले में हम लोग ए और बी को मतलब रिएक्टेंट को ऊपर और प्रोडक्ट को नीचे, क्या क्या? मतलब पहले वाले में हम लोग प्रोडक्ट वाले साइड को ऊपर लिखते हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरी गलती है यार। जो है उसी की जगह पे लिखेंगे ना, ये अलग, मेरे से गलती हो गई। ये ऐसा ही होगा, पी ए पी बी पी सी पी डी, ठीक है। पार्शियल, सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह पे आपको क्या लिख देना है? पार्शियल प्रेशर लिख देना है। और वो इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि गैसियस के लिए आप P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, तो मोल्स के जगह पर आप P भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो ये Kp लिखने का तात्पर्य समझ में आ गया। वाई वी आर राइटिंग Kp? P इज रिटन फॉर प्रेशर एंड C इज रिटन फॉर कंसंट्रेशन। तो C इज रिटन फॉर कंसंट्रेशन वेयर एज P इज रिटन फॉर प्रेशर। ये समझ में आ गया। अब हेडिंग डालें, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। डन? चलिए मिटा दो इसे पूरा। ये समझ में आ गया सारा। तो आप कह रहे हैं कि अगर चारों जो आपका रिएक्टेंट है, अगर वो सब का सब गैसियस में है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे क्या है? गैसियस फेज में है, तो आप कंसंट्रेशन की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। और जब आप प्रेशर यूज करेंगे तो कांस्टेंट जो आएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, उसे किससे डिनोट कर रहे हैं? Kp से। और जब कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे थे तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? Kc से डिनोट करते हैं। डन? चलिए अब Kp और Kc के बीच में ना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। Kp और Kc के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। Kp Kc दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। रिलेशनशिप, वैसे तो ये V की पूरा रिलेशनशिप वाला ही है। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, ये तो हम लोग एक छोटा सा रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं क्लासरूम में। बाकी तो अभी वो चल रहा है ना हफ्ता, क्या बोलते हैं उसको, वो एक स्पेशल हफ्ता है, वैलेंटाइंस वीक। तो आज उसमें कौन सा दिन है? चॉकलेट। अरे सबको पता, मिल गया क्या? मिला क्या? नहीं मिला? तुम्हें नहीं मिला? अरे देने वाले कुछ भी दे रहे हैं, तुम चॉकलेट पे संतोष कर रहे हो, वो तुम्हारी गलती है। मिलने को तो कुछ भी मिल रहा है, तुमने चॉकलेट पर संतोष कर लिया, वो समझो। चॉकलेट मिल नहीं रहा तो किसी और चीज का कहां से रखे? नहीं पर मिल रहा है, तुम समझो तुम बदनसीब हो, तुम्हें नहीं मिला। किसको मिला? वो सब एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। हाँ तो हम लोग के टाइम पे मिलता था भाई, हमारे टाइम में हमने लिया हुआ है। हाँ बड़ा चॉकलेट लिए थे, चॉकलेट ही लिए पर बड़ा लिए, और कुछ नहीं। आप जो सोच रहे वो नहीं लिए, तो चॉकलेट ही लिए थे, पर वो बड़ा वाला नहीं आता एक सिल्क ना, क्या कहते हैं उसको, सेलिब्रेशन नहीं, वो सिल्क नो, वो उसमें बादाम वादाम भी रहता है। व्हाट इज दैट?
आलमंड वाला वो मिला था, तो मिलता है यार, और तुम्हें कोई वो लेमन जूस भी नहीं दे रहा है। अरे किस्मत किस्मत की बात है, क्या करोगे। चलिए ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान से देखिए। अरे बीटेक भी तो पढ़ा है मैंने, एमबीए भी तो किया है, फिर तो सैनिक स्कूल में क्यों जा रहे हो, और भी तो पढ़ाई करी है, वहां तो मिल सकता था। हम लोग का स्कोप है ना आगे स्कोप है, पर अभी फिलहाल अब तो अभी बताया नहीं कहानी क्या तुम्हें। अरे बताया तो थे उस दिन कि अब जो हम लोग करते थे एमबीए में, अच्छा वो चीजें होने लग गई अब 11th-12th में, और जो 11th-12th में होना चाहिए था अब वो करने लगे नर्सरी के बच्चे। वो नहीं बताया आपको वो कहानी। ये सब ना शायद ना लड़के लोग में स्टैंडर्ड डाउन हुआ है। नहीं नहीं, सब जगह बराबर ही है। ऐसे बताता हूँ तुम्हें कैसे। अब मैंने बताया वो नोएडा वाली हमारी मौसी, तो नोएडा वाली हमारी मौसी क्लास में पढ़ा रही थी, तो वो पढ़ाती हैं एलकेजी नर्सरी क्लास के बच्चों को। तो जब पढ़ा रही थी तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो 1 से 10 तक सुनाएगा उसको मैं पप्पी दूंगी। अभी तुरंत एक बच्चा उठ के बोल रहा है मैडम मुझे 1 से 100 आता है, स्कीम क्या है बताइए। तो अब ना मतलब वो गलत, मतलब बोला मेरे को 1 से 100 आ रहा है, आप आगे का स्कीम बताइए क्या है। पप्पी अप्पी से तो काम नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को उससे 10 गुना ज्यादा आता है। तो अब ना बच्चे एडवांस हो गए हैं। हम लोग के टाइम में एमबीए इंजीनियरिंग में ये सब करते थे, अब तो गर्लफ्रेंड ना नर्सरी एलकेजी में सब गर्लफ्रेंड बना ले रहे हैं। वो बस में एक लड़का एक दिन उदास बैठा हुआ, तो हमारी मौसी ने पूछा भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। कह रहा आज मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई। अब वो नर्सरी क्लास का एलकेजी क्लास का बच्चा कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई, मैं उदास बैठा हूँ। तो जमाना एडवांस हो रहा है। मैम को समझाना चाहिए, खुशी का बात है। अच्छा चलो ये देखो, Kc is equal to, can we write Kc as concentration of C के पावर C into concentration of D के पावर D whole divided by concentration of A के पावर A into concentration of B के पावर B। ये लिख सकते हैं क्या? अच्छा अगर लिख सकते हैं तो ध्यान से देखें, इस concentration of C को मैं अभी एक इक्वेशन लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A into वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A into RT लिख सकते हैं क्या? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा। अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए बाई वॉल्यूम इनटू आरटी लिख सकते हैं। और पार्शियल प्रेशर ए इज इक्वल टू ये मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलारिटी कंसंट्रेशन, तो या कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? ये लॉजिक क्लियर हुआ? ये लिखा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने गैसीय स्टेट में पढ़ा था। P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं, और मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलारिटी। ये क्या है? मोलारिटी है, MOLARITY नो, मोलारिटी। और मोलारिटी से ही तो आप क्या डिफाइन करते हो? कंसंट्रेशन डिफाइन करते हो ना, कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म से डिफाइन किया। तो अब A के लिए लिखा है तो ये कंसंट्रेशन ऑफ A है। अच्छा मुझे बताइए, कैन आई राइट PA के होल पावर A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ART के होल पावर A लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अच्छा अगर मैंने A के लिए ऐसा लिखा है तो PB के लिए क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BRT के होल पावर B लिख सकते हैं क्या? C के लिए क्या लिखेंगे? ये समझ में आ रहा है कि खाली मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे, हाँ भी नहीं कर रहे। और इसलिए D के लिए क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ D के पावर D इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D RT के होल पावर D। यहां तक कोई डाउट? अच्छा यहां से अगर इसको आप देखें तो कैन आई राइट Kp एज पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर A, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ C के पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D के पावर D होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B के पावर B। ये भी Kp का एक्सप्रेशन आपने थोड़ी देर पहले लिखा था। अच्छा इसके जगह पे कैन आई राइट दिस, तो मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ A RT के होल पावर A लिख दिया। कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट होगा तो बताइएगा। यहां पे यहां C लिखूंगा ना, और इसके जगह D लिख रहा हूं, ये CD वाला एक्सप्रेशन ऊपर लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ D RT के होल पावर D होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन A RT के पावर A इनटू कंसंट्रेशन B RT के पावर B। ये Kp का एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? क्या किया? पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन कर लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D। Kp का एक्सप्रेशन हमने लिख रखा था, कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट करना था? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर को हमने क्या कर लिया? यहां से उठा के यहां पुट कर लिया। यहां तक अगर समझ में आ गया तो फिर कहानी आगे बढ़ाऊं। यहां तक सबको समझ में आ गया? लिख लिया सबने? चलिए
अब इसके आगे की कहानी यह है कि हमें इसे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। अभी से हम थोड़ा सा खोलते हैं। तो मैं ये केसी का एक्सप्रेशन यहां अलग से लिख दे रहा हूं। यहां पे केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। अभी केसी मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब देखिए इसको अगले स्टेप पे क्या लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी आर टी के पावर ए प्लस बी सॉरी आर टी के पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या? ये सबको समझ में आया? कैसे लिखा? ये तो सब बाहर ले लिया, सी के पावर सी, डी के पावर डी, ए के पावर ए, बी के पावर बी, आर टी के पावर भी तो सी आएगा, आर टी के पावर डी आया। बेस जब सेम होता है तो पावर गेट्स एडेड, बेस सेम था तो पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिमिलरली यहां पर लिखेंगे आर टी के पावर ए और यहां पर लिखेंगे आर टी के पावर बी, अगेन बेस सेम था तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पर नीचे लिखा था तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। ये एक्सप्रेशन तक क्लियर है? इसके नीचे मिटा रहा हूं ताकि मैं आगे का डेरिवेशन कर सकूं। डन। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, केपी इज इक्वल टू, ये क्या केसी लिखा हुआ है क्या, ये केसी है क्या? तो अब मैं इसे केसी लिख रहा हूं। अच्छा आर टी, ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी है क्या? सी और डी क्या है, सम ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस द सम ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा, अच्छा इसे मैं क्या लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं डेल्टा एनजी लिख दूं क्या, इसे मैं डेल्टा एनजी लिख दूं। व्हाट इज डेल्टा एनजी? मोल्स, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस स्टेट में जितने चीजें प्रेजेंट थी उसके मोल्स का डिफरेंस, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी को अलग से डिफाइन कर लीजिए, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी ऊपर डेल्टा एन जी। ये डेरिवेशन 5 नंबर का जब रिटन एग्जाम होता था तो पूछा जाता था। हाँ, आज से 2 साल पहले जब रिटन एग्जामिनेशन हुआ करता था तो इस तरह के 5 नंबर के केपी केसी के रिलेशनशिप डिराइव कराने को पूछा जाता था। अब चूंकि वो जमाना गुजर गया। अच्छा आ रहा है, ऑफलाइन हो गया क्या आप लोग का? नहीं ऑनलाइन का आ गया ना, वो गवर्नमेंट ना 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 वो तो फेक न्यूज आता रहता है। हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं गया है। हाँ दोनों का परमिशन। अब देखिए स्कूल वालों के ऊपर है, स्कूल वाला अच्छा स्कूल तो हमेशा यही चाहेगा कि ऑफलाइन ले ताकि आपकी औकात आपको पता चल सके। जो आपने 10th में भी नहीं बताया है बोर्ड वालों को, तो एटलीस्ट 11th में तो आपकी औकात आपको पता चले। तो ये डेरिवेशन वहां पे पूछा जाता था। क्लियर? इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। मिटा दूं इसे, ये मिटा दूं, ये लिख लिया सबने। चलिए अब एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। सपोज करिए कोई एक रिएक्शन दी गई है, लिखें फॉर क्वेश्चन लिखें फॉर द इक्विलिब्रियम, ये लिख लिया ना, ये डेरिवेशन कर लिया ये वाला, ये मेन एक्सप्रेशन यही है, इसको ध्यान रखना है। क्या है? केपी इज इक्वल टू केसी डेल्टा आरटी के पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी इज व्हाट, चेंज इन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी मोल्स सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ मोल्स माइनस सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट। फॉर द इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ NaOCl gas, ट्वाइस ऑफ NaOCl gas फॉर द इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन बोल रहा हूं, फॉर द इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ NaOCl gas इज इन इक्विलिब्रियम विथ, इज इन इक्विलिब्रियम समझते हैं ना कैसे लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ NaOCl gas is in equilibrium with twice of NO gas plus Cl2। ये कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, हमने पहले भी लिख रखा है। लिखे हैं क्या ये वाला एक्सप्रेशन? सबसे पहला
सबसे पहला एग्जाम्पल जो आज की क्लास में कराया था वो यही कराया था। इसके लिए आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखवाया था मैंने, ठीक है। लिखें आगे, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी is 3.17 into 10 raised power minus 6 is 3.17 into 10 raised power minus 6 at 1069 Kelvin, at 1069 Kelvin, 3.17 into 10 raised power 6 at 1069 Kelvin. Calculate the value of Kp for the reaction. 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 ये सवाल आपको जैसे ही आप देख रहे हैं इस सवाल को, तो इस सवाल को देखने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें पहले निकालना क्या है। तो सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है वो क्या है, हमें निकालनी है Kp। Kp निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक Kp को निकालने का एक फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D होल डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B। एक Kp को निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, हाँ या ना, एक फॉर्मूला ये है। पर मुझे ये डाउट है कि आपको सवाल में इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं क्या? आपको इस तरह का कुछ भी दिया हुआ है क्या? पार्शियल प्रेशर करके कुछ भी दिया है? नहीं दिया है। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है Kp निकालने का। Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n G। अब यहां पे मुझे देखना है कि क्या क्या पता है। मुझे Kc पता है क्या? क्वेश्चन में Kc की वैल्यू दे रखी है 3.17 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6। R गैस कांस्टेंट होता है 0.0821 और टेम्परेचर साइड 1069 केल्विन दिया हुआ है। तो ये वाले फॉर्मूले से शायद मुझे Kp मिल जाएगा, शायद क्या मिलेगा ही। अब बस एक लास्ट चीज रह गई, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा Ng निकालना है। इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की साइड पर कितना मोल्स है? 2 + 1 3, 2 + 1 3 माइनस रिएक्टेंट साइड पर कितना है 2, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा Ng इज 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा Ng कितना निकल के आ गया? डेल्टा Ng निकल के आ गया 1। अब आपको क्या बोला है? Kp निकालना है। Kp इज इक्वल टू Kc दैट इज 3.17 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 इंटू RT के पावर 1। RT इज 0.0821, RT इज 0.0821 इंटू 1069 के होल पावर 1। सॉल्व कीजिए, Kp निकल कर आ जाएगा 0.29, यहाँ पे लिखा 0.033 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2, 0.033 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2। 0.39 आ रहा है जब R को नहीं मतलब R मल्टीप्लाई R की औकात ही कितनी है? 0.0821, बहुत छोटा है। नहीं नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं करके देखता हूँ। 3.17 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.0821 इंटू 1069 एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है जितना आना है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। डन? ये समझ में आया? लीव द आंसर। आंसर पार्ट से ज्यादा जरूरी था कि आपने इस सवाल को देखने के बाद सवाल कैसे अप्रोच करना है वो सीखे नहीं सीखे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप ये थोड़ा कि यही सवाल आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ये सवाल तो पूछने वाला नहीं है वो, पर हमें ये सीखना है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो क्या मैं उसे कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। लिखें यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट आप कैसे निकालते हो? तो मैंने आपसे कहा कि चाहे Kc हो या Kp हो, इसकी यूनिट फिक्स नहीं होती है। रीजन फिक्स नहीं होने का क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग रिएक्शन के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए कोई एक फिक्स यूनिट तो इसका हो नहीं सकता। पर
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वो हमें लिख लेना चाहिए। तो राइट, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, द यूनिट ऑफ केपी एंड केसी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एनजी, द यूनिट ऑफ केपी एंड केसी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एनजी, the unit of Kp and Kc depends upon delta Ng, full stop. If the moles of reactant and product are equal, if the moles of reactant and product are equal, तो Kp Kc क्या हो जाएंगे? If the moles of reactant and product are equal, तो delta Ng क्या हो जाएगा? 0। भाई अगर दोनों साइड बराबर ही होते, जैसे यहां पर भी 3 होता तो ये 3 और वहां पर 2 + 1 3, तो यहां आप क्या लिखते 3 - 3 और ये क्या हो जाता 3 - 3 = 0। अगर ये 0 होता तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो केपी केसी के बराबर हो जाता, और केपी केसी के बराबर होगा तो यानी यूनिटलेस हो जाता। ये समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा होता तो केपी केसी यूनिटलेस हो जाते, यानी अगर डेल्टा एनजी 0 हो जाए तो केपी केसी यूनिटलेस होते हैं। लिखें, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, दैट इज डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, देन केपी एंड केसी हैज नो यूनिट्स, देन केपी एंड केसी हैज नो यूनिट्स। क्यों रहेगा? से यार तुम ये वाला फॉर्मूला भी तो याद करो। अभी यहाँ ये वाला केपी अगर केसी के बराबर है, इसका मतलब ही ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये प्रेशर के टर्म में, ये कंसंट्रेशन के टर्म में, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ही बराबर हो सकता है, क्योंकि यूनिट तो किसी तरह से बराबर नहीं होंगे। और ये तभी हो रहा है जब डेल्टा एनजी क्या है? 0 है। ऐसे भी तुम यहाँ से देखो, अगर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो सब कट जाएंगे ना, फिर दोनों के यूनिट तो खत्म ही हो गए। लेकिन इफ द रिएक्शन प्रोसीड्स, if the reaction proceeds with increase or decrease in number of moles, with increase or decrease in number of moles, if reaction proceeds with increase or decrease in number of moles, तो Kp की यूनिट क्या होती है? Kp की यूनिट होती है एटीएम के पावर डेल्टा एनजी, और Kc की यूनिट होती है मोल पर लीटर के पावर डेल्टा एनजी। केपी की यूनिट होती है एटीएम के पावर डेल्टा एनजी, और केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर के पावर डेल्टा एनजी। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट डालकर एक बात लिखें, NOTE नोट, NOTE नोट, नोट डालकर एक बात लिखें। इफ, अच्छा केपी और केसी के बीच का क्या रिलेशनशिप आपने देखा है अभी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एनजी, है ना? ये यूनिट देखा आपने? अब जरा ध्यान से देख के मुझे समझाइएगा, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी के बराबर है। अगर डेल्टा एनजी 0 हो जाए, तो अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो क्या होगा? केपी इज इक्वल टू केसी होगा क्या? ये सबको क्लियर हो रहा है? क्योंकि अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो ये 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो केपी किसके बराबर हो जाएगा? केसी के। सेकंड केस बोल रहा हूं, अगर डेल्टा एनजी क्या है? पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो ये आर हमेशा पॉजिटिव, टेम्परेचर हमेशा 0 से बड़ा, तो ये दोनों पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के पावर सम पॉजिटिव नंबर जो कि 1 2 3 4 कुछ होने वाला है, तो ये 1 2 3 4 जैसा कोई चीज इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर वो केपी के बराबर है। तो बड़ा कौन है? केपी इज ग्रेटर देन केसी, क्योंकि 3 × 5 इज 15, तो ये तो ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा ना, और ये 5 यहीं से आया क्योंकि ये बड़ा था। समझ में आ गया? थर्ड केस, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डिवाइड कर रहा है,
इस बड़े से क्वांटिटी में कोई चीज आप डिवाइड कर रहे हैं और तब ये कुछ बन रहा है, जैसे ये 15 है, 15/5 इज इक्वल टू 3, तो आप डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी मैं केपी केसी में क्या रिलेशन होगा, केसी इज ग्रेटर देन केपी। ये समझ में आया? यानी डेल्टा एनजी के ऊपर डिपेंड करता है कि केपी और केसी की क्या वैल्यू होने वाली है। बड़ा और छोटा का रिलेशनशिप तो आप एटलीस्ट समझ ही सकते हैं। ये नहीं समझ में आया तो मैथ्स करके देख लीजिए, मैथमेटिक्स से तो आसान से समझ में आ जाएगा। ये कोई क्वांटिटी है, सपोज इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये अगर 3 है, इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई किया और ये हो रहा है 30, तो ऑब्वियसली ये 3 से बड़ा होगा, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। वेयर एज जब ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा तो मैं कह रहा 30/3 इज इक्वल टू 10, तो अब 30 और 3 में कौन बड़ा छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो केसी इज ग्रेटर देन केपी। ऐसा जहां कहीं भी आए वहां मैथ्स करके तुरंत से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको 1 2 3 करके लिख लीजिए। आपसे कई बार रिलेशनशिप पूछ लेता है कि अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है या डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, और अगर नहीं भी पूछ रहा है तो आप सवाल सॉल्व करते वक्त एटलीस्ट आंख बंद करके ये बोल तो सकते ही हैं कि अगर मेरा डेल्टा एनजी नेगेटिव है मतलब 100% केसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, केपी से बड़ी होनी चाहिए। अगर मेरा डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो हमेशा केपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, केसी से बड़ी होनी चाहिए। और अगर डेल्टा एनजी 0 है तो मेरा केपी और केसी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डन। हेडिंग डालें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कुछ 4-5 पॉइंट है, उसको लिख लेते हैं, अगली क्लास में उसके बारे में देखेंगे और फर्दर आगे डेरिवेशन उसका जो उससे बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। राइट, इफ एन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय, पॉइंट नंबर 1, इफ एन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय a factor n, if a equation is divided by a factor n, then the new equilibrium constant is nth root of the previous value. The new equilibrium constant is nth root of the previous value. किस किस को ये बात समझ में आ गई और किस किस को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या लिखा रहा है, किस किस को ये बात समझ में आ गई, क्या बोलना चाह रहा है वो। अगर रिएक्शन जो एक लिखा हुआ है a स्मॉल उसको डिवाइड कर दे रहे n से, हाँ, kc का वैल्यू इज nth रूट ऑफ प्रीवियस वाले, kc1 इज nth टाइम ऑफ। अभी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए। कोई दिक्कत? अब हम कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, इस पूरे में ए से एन से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया ए बाई एन ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए बाई एन बी, सॉरी बी बाई एन बी। आपने इस इक्वेशन को एन से डिवाइड कर दिया, तो अब नया कुछ केसी डैश लिखेंगे। केसी डैश क्या होगा, केसी डैश होगा b raised to the power b by n whole divided by a raised to the power b by n। कोई दिक्कत? a by n कोई दिक्कत? अब देखिए, kc डैश इज इक्वल टू b raised to the power b by a raised to the power a whole by 1 by n लिख सकते हैं क्या? तो kc डैश इज इक्वल टू केसी के पावर 1 बाई एन लिख सकते हैं क्या? और इधर अगर 1 बाई एन है तो इधर क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे। केसी डैश इज इक्वल टू केसी के पावर nth रूट, ये और ये एक ही चीज लिखा हुआ है। तो अब स्टेटमेंट को पढ़िए क्या कह रहा, स्टेटमेंट कह रहा है इफ एन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई अ फैक्टर n, ओरिजिनल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई अ फैक्टर n, देन द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is nth root of 2 रहता तो स्क्वायर रूट होता, 3 होता तो क्यूब रूट होता, nth root of the previous value, पुराने वैल्यू का nth रूट नया वाला जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बराबर हो गया। प्रूफ भी हो गया, स्टेटमेंट समझ में भी आ गया। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके आईआईटी का बहुत फेवरेट इलाका है।
आईआईटी का सबसे फेवरेट इलाका अगर है तो यही है, पर आपको ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, यानी ये वाला स्टेटमेंट याद नहीं है, तो आप वहां पर निकालने बैठ जाएंगे, और निकालने बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि सिंपल आंसर कैसा होगा, केसी दिया हुआ है उसको रूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पर आप क्या करने लग जाएंगे, आप देखेंगे अच्छा एन से डिवाइड हुआ, फिर लगे पड़े उसको एन से डिवाइड करके ये पूरा फॉर्मूला वहां डिराइव करने लगेंगे। वहां डिराइव करने लग गए तो फिर आपका बन तो जाएगा, पर वहां पर 3-4 मिनट आपका खा गया। 3-4 मिनट में आप और 5 सवाल बना सकते थे, उसके जगह पे आपने एक सवाल ही किया। 3 सवाल बनाते तो 12 नंबर मिलते, 1 सवाल बनाए तो 4 नंबर मिला, तो 8 नंबर पीछे हो गए आप रेस में, और वहां तो 1-1 नंबर की कीमत होती है ना। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, सेकेंड पॉइंट, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, then the new equilibrium constant is nth power of the previous value. If the equation is multiplied by a factor n, the new equilibrium constant is nth power of the previous value. Nth power of the previous value. Nth power of the previous value. ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर कर लूंगा, आपको अलग से फिर से करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है। अब देखिए वो कह रहा है कि अगर आप n से ना मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा nb, और ये क्या हो जाएगा na। अच्छा, अगर दोनों na और nb हो रहा होगा तो मैं दोनों के पावर n लिख सकता हूं बाहर, और दोनों के पावर n लिखूंगा तो kc के पावर क्या हो जाएगा n। तो नया वाला जो इक्विलिब्रियम आया वो क्या हो गया, kc के पावर n आया। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर n, अगर आपने पूरे इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, n क्या है 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, अगर आपने पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के उसी पावर जिसे आपने मल्टीप्लाई किया उसका पावर हो जाएगा। क्लियर, ये लिख लें इसके नीचे, जल्दी जल्दी लिखिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, if the equation representing equilibrium constant, if the equation representing equilibrium constant is reversed, then the new equilibrium constant is inverse of the previous value. If the equation representing equilibrium constant is reversed, then the new equilibrium constant is inverse of the first value. Inverse of the first value. Inverse of the first value. ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, इसका हमने केसी लिख रखा है। अब वो कह रहा है कि आप ना इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर देंगे तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। अच्छा, केसी डैश अब क्या लिखाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर a होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर b। अच्छा, ये केसी डैश इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए, ऐसा लिखा हुआ है क्या, ये ऐसा लिखा हुआ है क्या, और ये किसके बराबर है, केसी के बराबर। तो केसी डैश किसके बराबर हो गया, 1/kc। यानी अगर आप इक्विलिब्रियम को उल्टा कर देते हैं तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा, इनवर्स होगा। स्टेटमेंट को पढ़िए क्या बोल रहे हैं, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम इज रिवर्स्ड, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, आपने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो जो नया केसी डैश आया है वो केसी का इनवर्स है। यानी अगर वो 1/3 था तो ये 3 है, अगर वो 3 था तो ये 1/3 है। क्लियर, 2 पॉइंट और रह जाते हैं इसमें, और 2 पॉइंट रह जाते हैं जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।